प्रिय छात्रों, नमस्ते। राजज्ञानशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से चौथा पाठ पढ़ेंगे। कविता है दीवानों की हस्ती। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। आइए पाठ की ओर चलते हैं। दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती। एक बार कविता पाठ कर लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा। तो ये प्यारी सी कविता है। इसका भाव हम ग्रहण करते हैं। आइए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाना होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मस्ती से भरा हो, दीवानगी से भरा हो, जिसको दुनियादारी की फ़िक्र न के बराबर हो। अपने मस्ती से जीने वाला व्यक्ति दीवाना कहलाता है। हस्ती, हस्ती का मतलब है अस्तित्व, पहचान। हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि कहता है कि मैं दीवाना हूँ और हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आज यहाँ कल वहाँ चले हैं। आज यहाँ, आज तो यहाँ है, इस जगह हैं, और कल हम दूसरी जगह चल देते हैं। आज इस क्रांति के विचार को लेकर चलते हैं, कल दूसरी क्रांति के विचार को लेकर के चलते हैं। मस्ती का आलम साथ चला। आलम होता है माहौल, दुनिया को भी आलम बोलते हैं। तो मस्ती से भरा हुआ माहौल हमारे साथ चलता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम धूल उड़ाना, धूल उड़ाना यहाँ है अपनी क्रांति का फैलाना, क्रांति का प्रसार करना। जिस तरह से गाड़ी धूल उड़ाती हुई, सरसराहट करती हुई आगे निकल जाती है, इस अर्थात कवि कहता है कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो कल दूसरी जगह हैं, और जहाँ भी हम होते हैं मस्ती भरा माहौल हमारे साथ होता है। हम धूल उड़ाते हुए जहाँ भी चले जाते हैं, अर्थात हम अपनी क्रांति को लेकर के जहाँ चले जाते हैं, वहाँ का जो माहौल है, दुनिया है, वो मस्ती से भर जाती है। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, थोड़ी देर में हम जहाँ भी पहुँचते हैं वो जगह उल्लास से भर जाती है, खुशी से भर जाती है, प्रसन्नता से भर जाती है। लेकिन जैसे ही हम उस जगह को छोड़ते हैं, वहाँ से विदाई लेते हैं, तो आंसू बनकर बह चलते हैं। अर्थात लोगों से विदाई की जो बिछुड़न है, जुदाई है, वो सहन नहीं होती है। इतना प्रेम लोगों को हो जाता है कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। और सब यही कहते रह जाते हैं कि अरे, तुम अभी आए थे, कैसे आए थे, कितने अच्छे माहौल के साथ आए थे, और अभी अभी तुम जा रहे हो। अर्थात हमें छोड़ कर के मत जाओ। अपनी बातें, अपनी प्रेरणादायी बातें, ओजस्वी बातें हमें और सुनाओ। हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करो, हमें क्रांति के लिए और प्रेरित करो,
हमें अपनी आज़ादी के लिए और प्रेरित करो। आपकी ये मधुर बातें, आपकी ये उल्लास भरी बातें हमें अच्छी लगती हैं। तुम हमें छोड़कर मत जाओ। ऐसा भाव कवि का ये है, यहाँ पर है। पराधीनता के समय की कविता है, जब भारत देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। ऐसे समय में भगवती चरण जी ने लोगों में स्वाधीनता के प्रति जो चेतना जगाई है, अनोखी है। आगे चलते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो। ये पूछने का प्रश्न नहीं है कि हम किस ओर जा रहे हैं, ये हमसे मत पूछो। बस हमें तो चलना है, चरवेती चरवेती चलते रहना है, चलते रहना है। चल निरंतर गतिशीलता को यहाँ कवि ने दर्शाया है। हमें चलना है, इस बस इसीलिए हम चले हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग होता है दुनिया, संसार, जगती संस्कृति। इस दुनिया से उसका हम कुछ ले रहे हैं और उस दुनिया को हम अपना भी कुछ दे रहे हैं। अर्थात दुनिया से लेते और देते हम बस निरंतर चलते जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न आप मत करो। जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ की दुनिया से हम कुछ ले रहे हैं और वहाँ की दुनिया को हम कुछ दे रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ परस्पर आदान प्रदान, अर्थात कवि सीख भी रहा है, अपनी कमियों को पूरा भी कर रहा है और लोगों को ज्ञान दे भी रहा है, उन्हें सिखा भी रहा है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, लोगों की दो बात हमने उनसे कही और दो बातें उनकी सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हंसने वाली बातों पर हंसे और पीड़ादायी बातों पर हम रोए भी। तो कुछ हंसे और कुछ रोए। जग के दुखड़ों पर हम रोए और जग की खुशियों पर हम हंसे। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर तृप्त होकर के, पूरी तरह से छकना होता है, पूरी तरह से अपने आप को परिपूर्ण समझना। तो छक्कर के तृप्त होकर के हम सुख और दुख के, सुख दुख रूपी ये जो दो घूंटे हैं, दो घूंट हैं, इनको हम इनसे तृप्त होकर के सुख को भोग करके और दुख के दुख को महसूस करके इन दोनों घूंटों से हम तृप्त हो गए हैं। हम एक भाव से पिए चले और इन दोनों घूंटों को हमने एक भाव से पिया है। सुख में हम विचलित नहीं हुए हैं तो दुख में भी हम विचलित नहीं हुए हैं। सुख और दुख का जो ये जोड़ा है, इसको लेखक ने अच्छे से समझा है। दोनों ही परिस्थितियों में उसने अपना आपा नहीं खोया है। समभाव से उसने सुख और दुख के समय को बिताया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, ये जो दुनिया है भिखारी है, भिखमंगी है, लेना ही लेना जानती है, देना नहीं जानती, स्वार्थ से परिपूर्ण है, स्वार्थ से लबालब है, भरी हुई है। तो दुनिया की जो कमजोरी है उसको यहाँ पर लेखक ने दर्शाया है कि सब लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते। सब भिखारी हैं, सब हाथ फैलाना जानते हैं, उस फैलाए गए हाथ को भरना नहीं जानते। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। प्यार जो है इस दुनिया में देखने को नहीं मिलता है, यदि मिलता भी है तो वो स्वार्थ से लबरेज होता है, भरा होता है। कवि कहता है कि इस भिखारी दुनिया में, भिखमंगों से भरी हुई दुनिया में स्वच्छंद भाव से, मुक्त भाव से हम प्यार लुटाते हुए चल रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, एक निशानी सी, एक चिन्ह, एक प्रतीक, उर होता है हृदय, हृदय पर हम एक निशानी सी उर पर, हृदय पर ले असफलता का भार चले। हम हर एक उर पर एक निशानी, एक छाप छोड़ते हुए चल रहे हैं और वहाँ से हमें असफलता मिल रही है, अर्थात हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। अपनी जो निशानी है,
अपनी जो अच्छी बातें हैं उनको हम लोगों को बांटते जा रहे हैं, लेकिन अच्छाई की ओर लोगों का ध्यान ही नहीं है। तो इस बात की हमें असफलता भी मिलती जा रही है। हम अपने जो संदेश है, लोगों को प्यार बांटने का जो संदेश है उसको दे रहे हैं, लेकिन लोग इसको लेने में असफल हो रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं। इस बात की असफलता कवि को यहाँ मिल रही है। तो असफलता रूपी जो भार है, बोझा है, उसको वो मिल रहा है। सब अपना अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या। देखो, लेखक में, कवि के अंदर अपने और परायेपन का कोई भेद नहीं है। क्या तो अपना है और क्या पराया है। वास्तव में ये अपने परायेपन का भेद होना भी नहीं चाहिए। हम सब इंसान हैं, मनुष्य हैं, उस परमपिता की संतान हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आबाद रहे रुकने वाले, जो यहाँ रहेंगे, जो ये समझते हैं कि हम अजर अमर हैं, दिन रात धन के पीछे दौड़ लगाए हुए हैं, बड़े बड़े महल खजाने वो भर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये हमेशा इस पृथ्वी पर निवास करेंगे, आबाद रहेंगे। तो कवि कह रहा है कि आबाद रहे रुकने वाले, जो ये ऐसी ठान कर बैठे हैं कि हम अजर अमर हैं, वो आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम तो अपने ही बंधन में स्वयं बंध गए थे और अब हम मुक्त होकर के स्वयं ही अपने बंधनों को काट रहे हैं और अपने इस बंधन को काट करके, तोड़ करके चले जाएंगे। तो जो विचार रूपी बंधन है उसकी बात कवि करते हैं। हम अपने ही हिसाब से अपने जीवन जीने के नियम बनाते हैं और उनको अपने ही हिसाब से तोड़ते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मुक्त अर्थात व्यक्ति निज निज आत्मबल के द्वारा मुक्त हो सकता है। उसके आगे कोई बंधन, कोई बाधा, कोई परेशानी नहीं है। यदि इंसान मन में ठान ले तो वो अपनी स्वाधीनता को, अपनी सफलता को हासिल कर सकता है। तो भगवती चरण जी इसके लेखक थे। बहुत ही प्यारा संदेश उन्होंने इस कविता में दिया है। हमें लोगों में प्यार बांटना चाहिए, उन्हें ज्ञान देना चाहिए, दुनिया से हमें सीख लेनी चाहिए, दुनिया को सीख देनी चाहिए, अपने परायेपन का भेद नहीं रखना चाहिए। सभी की खुशी की कामना हमें करनी है। आबाद रहे रुकने वाले, किसी को भी बददुआ हमें नहीं देनी है। ऐसे भाव इस कविता में हमें देखने को मिले। आइए प्रश्नाभ्यास है, प्रश्नाभ्यास करते हैं। प्रश्नाभ्यास हम लिखित में कर लेते हैं। पूरी कविता एक बार देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के अनुसार अनुमान और कल्पना के प्रश्न भी हैं, भाषा की बात है, शब्दार्थ हैं। हस्ती होता है अस्तित्व, आलम होता है दुनिया या माहौल, स्वच्छंद होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मुक्त अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। तो आइए बाकी के जो प्रश्न हैं हम लिखित में करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। उत्तर है, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। उसको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। वह अपने साथियों के साथ जहाँ भी जाता है वहाँ उनके दुख सुख में शामिल होता है और उनमें खुशियाँ बांटता है। वह अपने लक्ष्य अर्थात उन लोगों की खुशियों को स्थायी नहीं बना पाता है। वापस आते समय कवि और वे लोग दोनों ही दुखी होते हैं, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। क्योंकि खुशियाँ जो हैं उनको स्थायी नहीं बना पाता है कवि, और कवि और जिनको वो खुशियाँ देने चला था दोनों ही अंत में दुखी रहते हैं, खुश नहीं हो पाते हैं, इसलिए कवि ऐसा कहता है। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह, बोझ की तरह लेकर जा रहा है।
क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो कवि निराश है या प्रसन्न है? उत्तर बनता है कवि अभावग्रस्त तथा दुखी लोगों के बीच प्यार तथा अपनत्व प्रकट करते हुए, अपनापन प्रकट करते हुए उनमें खुशियां बांटता है, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल खुशी देना चाहता है, पर अपने प्रयास के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। उसका जो प्रयास है वो असफल रह जाता है। इस असफलता का जो भार है वह अपने हृदय पर लेकर जा रहा है। इससे लगता है कि कवि निराश है। कवि की निराशा का कारण है वो अब लोगों को खुशी देने में असफल रहता है। आगे तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता की वह बात जो हमें सबसे अच्छी लगी। देखो, कविता के अंदर अनेक ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं, हम सबको अच्छी लगी हैं। देखते हैं कि वो बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात है, कविता में बेफिक्री तथा मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखने का जो संदेश है वो बहुत अच्छी बात है। बेफिक्र रहना और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का ध्यान रखने का जो संदेश है वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो बात है, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा हमें इस कविता से मिलती है। सुख और दुख को हमें समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। सुख में अधिक इतराना नहीं चाहिए और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तीसरी जो बात है, कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियाँ बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही गई है। इससे एकता, समानता, प्रेम तथा सद्भाव में वृद्धि होती है। कविता में जो अभावग्रस्त लोग हैं उनमें खुशियाँ बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही गई है। तो इससे हमें एकता का, समानता का और प्रेम और सद्भाव में वृद्धि का संदेश मिलता है। कविता से आगे के प्रश्न हैं। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। जीवन में मस्ती तो होनी ही चाहिए, लेकिन कब वो मस्ती हानिकारक भी हो सकती है, तो ऐसा हम सहपाठियों के बीच चर्चा कर सकते हैं। चर्चा में देखते हैं, मनुष्य को सारी चिंता फिक्र छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, किंतु हमारे द्वारा की गई मस्ती से, हम जो मस्ती कर रहे हैं उससे यदि किसी का अहित होने लगे या उसकी भावनाएं आहत होने लगें तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। हमें दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में दखल देने का कोई हक नहीं है। ऐसा न हो कि हम अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाएं कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल ही न रह पाए। तो हमें ध्यान रखना होगा, हमारी मस्ती किसी के दुख का कारण नहीं बननी चाहिए। तो ऐसा हम कर सकते हैं। आगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। एक पंक्ति में कवि ने ये कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों का क्या अस्तित्व, क्या पहचान है, आज यहाँ कल वहाँ चले। और दूसरी पंक्ति में उसने ये कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दे दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। एक तरफ तो कह देते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भाई, जहाँ भी हम चले हमारे साथ मस्ती चलती है। ये क्या फाका मस्ती का उदाहरण है, फक्कड़पन का उदाहरण है। फाका मस्ती होती है फक्कड़पन, कोई चिंता फिक्र नहीं। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। जब अभाव में भी व्यक्ति खुश रहता है, रूखी सूखी खाकर भी व्यक्ति खुश रहता है, तो उसको फाका मस्ती कहते हैं। एक व्यक्ति तो चुपड़ी रोटी भी रो रो करके खाता है, एक रूखी सूखी खा के मस्त रहता है। तो रूखी सूखी खाकर जो मस्त रहता है, मस्ती भरा जो जीवन जीता है अभावों में भी, तो वो फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। विरोधी बातें, एक तरफ तो कवि क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसी के विपक्ष में दूसरी बात कह रहे हैं। तो इस तरह की बातें क्यों कही गई है, हमें अनुमान लगाना है। आइए चलते हैं। हाँ,
कविता में परस्पर विरोध प्रकट करने वाली जो पंक्तियां हैं वो निम्नलिखित हैं, देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अभी तो हम उल्लास खुशी बन कर के आए थे और अभी हम आंसू बन कर के बह चले, अर्थात दुख दे कर के चल पड़े। उल्लास और आंसू एक साथ आए हैं, खुशी और दुख एक साथ आए हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं दोनों ही शब्द। दूसरी पंक्ति है, जग से उसका कुछ लिए चले। जग दुनिया से उसका कुछ लिए चले, दूसरे पक्ष में है जग को अपना कुछ दिए चले। एक तरफ तो उससे ले रहे हैं, दूसरी तरफ दे रहे हैं, तो कुछ लेना और देना ये दोनों एक साथ आए हैं। तीसरी बात है, दो बात कही दो बात सुनी। दो बात कही दो बात सुनी, दो बातें तो कही दो सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। एक तरफ तो हंसे और एक तरफ रोए, तो हंसना और रोना, दो बात सुनना और कहना, ये एक साथ आए हैं। तो इन परस्पर जो विरोधी बातों का कविता में इसलिए समावेश किया गया है क्योंकि कवि अपने जीवन के नियम स्वयं बनाता है। वो किसी के बनाए नियम पर नहीं चलता, अपने जीवन जीने के जो नियम है वह स्वयं बनाता है और स्वयं ही उनको तोड़ता है। खुद ही घर बनाता है और बिगाड़ देता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे घर बना लेते हैं और फिर उस सारे खेल को, कोई खेल बना लेते हैं फिर उसको बिगाड़ देते हैं। वह अपनी मर्जी का मालिक है। किसकी मर्जी का मालिक है? अपनी मर्जी का मालिक है। उसे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। उसका जो लक्ष्य है वही उसके लिए महत्वपूर्ण है। भाषा की बात है, आइए भाषा की बात देखते हैं। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है और इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोच करके हमें लिखने, जैसे हंसकर, गाकर। तो संतुष्टि का जो भाव है वो व्यक्त करने वाले कुछ शब्द और भी हो सकते हैं, जैसे प्रसन्न होकर, तृप्त होकर, जी भरकर, परिपूर्ण होकर, मस्त होकर आदि ये शब्द हैं। तो ये भी संतुष्टि को दर्शाने वाले शब्द हैं। यहाँ जो अपना पाठ है ये पूर्ण होता है। पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। यहाँ भाषा की बात हमने कर ली है। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। शब्दार्थ देख ही चुके हैं। तो ये पाठ यहाँ पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।